रूपल की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और सारे घर वालों को उसकी आदत के बारे में पता भी चल गया। अरे चलता भी क्यों ना, क्योंकि रूपल के मुंह में जो आता है वो बोल देती है। एक दिन रूपल की सास माया उससे कहती है, बहू तो खाने में तेल और घी कम डाला कर, हमारे घर में ज्यादा ऑयली खाना कोई नहीं खाता। माँ जी घी ज्यादा खाया करो, तभी आप लोग सभी इतने पतले दुबले हो। और माँ जी आप तो बिल्कुल ही खत्म हो, आपको तो ज्यादा जरूरत है घी की। बहू ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? ऐसा मैंने क्या कह दिया, जो सच वही तो बोला है। हो नहीं क्या आप पतली दुबली सिंह की तरह। एक तो तू बोलती इतना है कि तुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि तू सही बोल रही है या गलत। अब कान खोल के सुन ले, घी और तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है, समझी? सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ, सब लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो माँ जी मुझे 4 बातें सुनाकर चली गई। इसी तरह रूपल ना समझी में किसी से कुछ भी बोल देती थी। एक दिन रूपल के पति आकाश अपने कुछ दोस्तों को लेकर आया। रूपल, रूपल जल्दी आओ। रूपल आकाश की आवाज सुनकर बाहर आती है। रूपल ये मेरे दोस्त हैं, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, तुम जल्दी से चाय बना कर ले आओ। रूपल किचन में जाती है और वापस आकाश के पास आकर तेज आवाज में बोलती है, सुनो जी, चाय किस चीज की बनाऊं? दूध तो है नहीं घर में और पास वाले किराने की दुकान भी बंद है। आकाश अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होकर कहता है, अरे रूपल कुछ और बना कर ले आओ ना, देख रही हो ना मेरे दोस्त आए हैं। आकाश की बात सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, अरे आकाश रहने दो, फिर कभी पी लेंगे चाय। हाँ यार अभी तो हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। ये बोलकर आकाश के दोस्त चले जाते हैं। फिर आकाश गुस्से में रूपल से कहता है, रूपल तुम्हें कब अकल आएगी? अगर घर में दूध नहीं था तो कुछ और बना लाती, मेरे दोस्तों के सामने इतना जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं कहाँ जोर जोर से बोल रही थी, और दूध नहीं था तो नहीं था, इसमें अकल कहाँ बीच में आ गई? आकाश गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रूपल का देवर अक्षय वहां आता है। भाभी क्या हुआ, भैया बहुत गुस्से में हैं। आपने अपनी तीखी जुबान के वार से फिर भैया को घायल कर दिया क्या? अक्षय भैया आप जले पर नमक क्यों छिड़कते रहते हो? कोई काम धंधा करो, 4 पैसे आएंगे घर में। और उन 4 पैसों का आप क्या करोगी? रूपल और अक्षय दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी माया आकर कहने लगी, अक्षय मैंने तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर दी है, अब तुम सब शादी की तैयारी में लग जाओ। माँ जी आपने शादी तो पक्की कर दी, लेकिन अक्षय भैया अपनी बीवी को क्या खिलाएंगे? अभी तक तो आपसे ही पॉकेट मनी मांगते हैं, अब अपनी बीवी की लिपस्टिक के पैसे भी आप ही से मांगेंगे शायद। बहू तू फिर फालतू बोली, मगर फिक्र मत कर, वो मुझसे ही मांगेगा ना, दे दूंगी मैं। और शादी में बहुत मेहमान आएंगे, इसलिए हो सके तो तुम अपनी जुबान बंद रखना। कुछ दिन बाद अक्षय की शादी सोनिका से हो जाती है। सोनिका बहुत समझदार लड़की है, उसने अपने व्यवहार से घर के सभी लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन रूपल की धारदार जुबान के वार से वो भी नहीं बच पाई। सोनिका तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें शादी में जो कपड़े और गहने दिए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तुम्हारे घर वालों ने ना बहुत सस्ते में निपटा दी तुम्हारी शादी। भाभी मेरे घर वालों ने तो सारी ब्रांडेड चीजें दी है, शायद आपने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं इसलिए आपको पता नहीं। अब रूपल ऐसे ही सोनिका को कुछ न कुछ बोलती रहती, लेकिन सोनिका बाकी घर वालों की तरह नहीं थी, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। एक दिन रूपल, सोनिका और माया तीनों किचन में काम कर रही होती है। तभी सोनिका तुमने चाकू देखा है, मुझे सब्जी काटनी है। भाभी आप तो अपनी जुबान से ही काट लो, वो तो चाकू से भी ज्यादा तेज है। सोनिका तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जेठानी से ऐसे बात करते हुए? देख रही हो ना माँ, ये सोनिका किस तरह से मुझसे बात कर रही है। बहू तुझे भी तो शर्म नहीं आती थी मुझसे ऐसे बात करते हुए? अब तेरे मुंह में जो भी आता है तू भी तो बोल ही देती है ना। माया की बात सुनकर रूपल चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोनिका पराठों पर घी लगा रही होती है कि सोनिका पराठों पर घी कम लगाना,
यहाँ सब लोग तेल और घी कम खाते हैं। घर में तो सब दुबले पतले हैं, उन्हें देखकर लगता भी है कि सभी घर वाले तेल और घी कम ही खाते होंगे। लेकिन भाभी, आप क्यों मोटी होती जा रही हो? मैं आपके लिए पराठे नहीं बनाऊंगी, आप तो बस रोटी ही खाना। तुम्हारी जुबान जरूरत से ज्यादा तेज है सोनिका। भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो बस पहले मेरी जुबान नहीं चलती थी, लेकिन जब से आपके साथ रहने लगी हूँ ना, तब से जुबान पर काबू ही नहीं रहता। रूपल वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी माया सोनिका से कहती है, बहू, बहुत अच्छा सबक सिखाया तूने अपनी जेठानी को। इसने सारे घर का जीना हराम कर रखा था। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। रूपल अगर शेर है तो सोनिका सवा शेर है। इसी तरह सोनिका रूपल की हर बात काट देती थी। एक दिन सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी उनके पड़ोसी उनके घर आ गए। पड़ोसियों को देखकर माया कहती है, आइए आइए भाई साहब, बहन जी बैठे बैठे। अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब ठीक है। बस बेटे की शादी कर रहे हैं तो आपको निमंत्रण देने आ गए। अच्छा, कब है आपकी बेटी की शादी? हम सब जरूर आएंगे। शादी कहाँ से हो रही है और आप लोगों ने रिसेप्शन कहाँ रखा है? रूपल बहू, ये बात बाद में पूछ लेना। वैसे भी ये सब शादी के कार्ड पर लिखा हुआ है। जाओ, जाकर चाय बना कर लाओ। माँ जी, अभी तो चाय बनाई है, दूध लाना पड़ेगा दुकान से। अरे रहने दो बहन जी, चाय वाय नहीं पीनी हमें। वैसे भी हम जहाँ जहाँ शादी का कार्ड देने गए हैं, वहाँ सब ने चाय पिलाई है, तो मन भर गया है चाय से। देखा मम्मी जी, आप तो फिजूल में परेशान होती हैं, इनको चाय पीनी ही नहीं है। अंकल जी, आप बताइए ना, मेहंदी कब है, हल्दी कब है? और जिस दिन संगीत होगा उस दिन तो मैं जरूर आऊंगी। भाभी, आप इनको भी तो कुछ बोलने दीजिए। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपने किसी की शादी कभी देखी ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी शादी हुई है। अक्षय भैया, आप तो अपनी शादी का नाम ही मत लो। आपकी शादी में काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने तो बिल्कुल एंजॉय नहीं की आपकी शादी। रूपल, कितना बोलती हो तुम? जाओ किचन में और कुछ खाने को ले आओ। रूपल इसी तरह से बोली जा रही थी और सभी रूपल को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर सोनिका हाथ में शरबत लेकर आ जाती है। ये लीजिए, मैं आप सभी के लिए शरबत लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हमने मना किया था ना बेटा। अंकल जी, आपने चाय के लिए मना किया था। ये तो शरबत है, पीकर बताइए कैसा बना है। सभी शरबत पीकर सोनिका की बहुत तारीफ करते हैं। तभी रूपल कहती है, सोनिका, तुमने शरबत तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? भाभी, आप दिमाग चलाती कहाँ हैं? आप तो बस जुबान चलाती हो। क्या कहना चाहती हो सोनिका? दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास है? रूपल, तुम सोनिका से बाद में लड़ लेना, अभी हमारे पड़ोसी आए हैं, उनसे बात करते हैं। रूपल वहां से गुस्से में चली जाती है। उसे पहली बार अपनी इंसल्ट फील होती है। अब वो फैसला करती है कि किसी से ज्यादा बात नहीं करेगी और आगे से सोच समझ कर बोलेगी। शाम को सब साथ में मिलकर खाना खा रहे थे, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन रूपल वो तो एकदम चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ रूपल, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या बोलूं, मेरे कुछ बोलते ही सोनिका मुझे सुनाने लगती है और आप लोग भी उसी का साथ देते हैं ना। सोनिका, तुम भाभी को क्यों सुनाती हो? तमीज से बात किया करो ना भाभी से। रहने दो अक्षय भैया, आप भी कम नहीं हो, आप भी सबके सामने मेरे इंसल्ट करते हो। बहू, तू भी तो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। इस बार हमने बोल दिया तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? हाँ, लग रहा है बुरा, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब से मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगी। भाभी, किसी से नहीं बोलोगी? हाँ हाँ, किसी से नहीं। मुझसे नहीं? नहीं। माँ से? नहीं। सोनिका से? नहीं। भैया से? सोच कर बताऊंगी। रूपल की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और रूपल भी आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समझी जी, शशि लड़कियों का नाम है, क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चची, शुशी या शुशु बोलेगा तो?
हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम। गणेश जी तो मजबूत कद काठी के थे, अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखते हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा, उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं? अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं, कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का। बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो, सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो, देखो मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए, कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा, मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान लड़िए मत, काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं अगर आप, तो रहने ही दीजिए। अरे नहीं नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बड़ा रख देता। यार विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयां हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू, बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ 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 करती हूँ। श्री श्री 1008 बहु देवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है, या फिर दिल तो पागल है। आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं।
इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान। ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है। माँ, माँ। मामा बोला, मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दे? बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए क्या होत जब नाम पड़ गया मामा। शिक्षा, कोई भी जरूरी काम शांति से मिलकर करना चाहिए, वरना अनचाहे परिणाम के साथ समझौता करना पड़ता है। रोहन और मोहन दो भाई थे। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच एक नई लड़ाई की शुरुआत होती है। और लड़ाई इस बात की कि माँ को रखेगा कौन। देखो रोहन, इस बार मैंने माँ को पूरे 8 दिन ज्यादा रखा। तुम समझ सकते हो कितनी तकलीफ होती है। कैसे कैसे करके तो मैं घर चला रहा हूँ। अरे वाह भैया वाह, 8 दिन ज्यादा में तो आपका बजट खराब हो गया। याद है 2 साल पहले जब आप दिवाली में अमेरिका गए थे तो मैंने पूरे 17 दिन माँ को एक्स्ट्रा रखा था। अब बात निकली है तो मैं बोल देता हूँ। तुम्हारी बीवी ने माँ को जो साड़ी देकर भेजा था ना, वो सेम साड़ी मेरी नौकरानी भी पहन कर आ गई थी। पता है कितनी शर्म महसूस हुई मुझे। तभी वहाँ मोहन की बीवी आ जाती है। बस करिए रोहन, मैंने तो अच्छी ही साड़ी दिलाई थी। अब क्या एक बुढ़िया के लिए मैं डिजाइनर कपड़े लेकर आऊं? कम से कम लाई तो, आप तो वो भी नहीं करते। तभी वहाँ रोहन की बीवी भी आ जाती है। देखो हम क्या करते हैं क्या नहीं, ये हमें ना बताओ। अगर हम गिनाने में आ जाएं कि हम क्या क्या करते हैं ना, तो शर्मिंदा हो जाओगे आप लोग। दूर खड़ी माँ बच्चों के साथ बच्चों की सारी बातें सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ रोहन का बेटा उन्हें कहता है, दादी मैं बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा तो आपको बहुत खुश रखूंगा। बेटा मैं तब तक रहूं ना रहूं, पर तुम अपने माँ बाप को कभी कोई कमी नहीं होने देना, उनकी हमेशा इज्जत करना। तभी वहाँ रोहन की बीवी आ जाती है। अरे माँ जी, क्या उठपटांग मेरे बच्चे को सिखा रही हैं? मैंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, आप कुछ गलत ना सिखाए। हाँ बहू, संस्कारों में तो मेरे ही कोई कमी रह गई थी। हाँ हाँ सुन लिया मैंने। जाइए अपने कपड़े समेटिए और निकलिए कुछ दिनों के लिए। हम भी सांस ले, थोड़ा तंग आ गए हैं। सास बैग लेकर कमरे में जाती है जहाँ उसके दोनों बच्चे होते हैं। चलो माँ, अब इन लोगों के सुख के दिन है। अच्छा माँ, ले तो जा रहा हूँ लेकिन ढंग से रहना। हाँ? अरे एक मिनट। अच्छा माँ, ये हार जो पहन रखा है ना, इसे निकाल कर रख दीजिए। अरे माना कि आपका है लेकिन महंगा है, कहीं वहीं ना छोड़ आइएगा। भाभी, ये हार माँ को पापा ने दिया था। मरने से पहले तो वो ये हार निकालेंगी नहीं, तो हार का ख्वाब तो आप छोड़ ही दे। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। देखो मुझे तो तुम मेरे मायके ही उतार दो, मैं तो इस बुढ़िया के साथ रहने से रही। अरे ये क्या बोल रही हो? माँ सुन रही है ना? सुन रही है तो सुने ना, डर नहीं पड़ा मुझे किसी का। अरे बेटा जरा साइड में रोक ले, न सामने मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ भगवान को हाथ जोड़कर आती हूँ। मोहन गाड़ी रोक देता है। माँ उतर जाती है। धीरे धीरे चलते हुए वो उन दोनों से काफी दूर निकल जाती है। काफी देर तक माँ वापस नहीं आती तो मोहन उन्हें ढूंढने उतर जाता है। अब ये माँ कहाँ चली गई? अरे पता भी है कि अभी दूर जाना है, लेकिन अपने सिवा किसी और के बारे में सोचती नहीं। मोहन कार से उतरता है, लेकिन उसे कहीं भी माँ दिखाई नहीं देती। अरे माँ कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा है ना, तो जाने दो ना, लेट हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, घर चलो बस। दोनों वहां से चले जाते हैं। 2 महीने बाद
रोहन मोहन के घर आता है। मोहन, आज माँ को लेने आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि एक भी दिन लेट हो और तू मुझ पर माँ को रखने का एहसान दिखाए। अब लेकिन माँ मेरे पास नहीं है। माँ नहीं है मतलब? वो तो मेरे पास भी नहीं है। कहाँ गई माँ? वाह, कभी माँ की चिंता की? 2 महीने से तो एक फोन भी नहीं किया, आज माँ की टेंशन दिखा रहे हैं आप। मोहन रोहन को सारी बात बता देता है। दोनों भाई साथ बैठ जाते हैं। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम हम शांति से तो जिएंगे। हाँ, अफसोस तो बस उस हार का रह जाएगा जो वो साथ ले गई। उधर माँ शांति से एक वृद्धाश्रम के बेंच में बैठी होती है। गले में हार नहीं होता क्योंकि उसी को बेचकर वृद्धाश्रम का किराया दिया होता है। इस कहानी में किसी को कोई सीख नहीं मिली, ना ही किसी को कोई सबक। कारण अगर सबक और सीख से लोग अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करते, उनकी इज्जत और मान सम्मान करते, तो शायद इस देश से वृद्धाश्रम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते। तो इस कहानी का अंत यही स्वीकार करें। तुझे बड़ा किया है। तू जानता है, एक बार घर में दूध सिर्फ 1 गिलास ही बचा था। फिर माँ, फिर क्या हुआ? बेटा, चाय पीने का मन था, लेकिन मैंने ना पूरा ग्लास का दूध तुझे पिला दिया। बेटा, खुद 2 साड़ी में पूरा जीवन काट दिया, लेकिन तुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनाए। हाँ माँ, लेकिन तेरे पास तो कई साड़ियाँ हैं। अभी 2 दिन पहले ही तो तू सव्यसाची की साड़ी लेकर आई है ना? अरे डुप्लीकेट है बेटा, डुप्लीकेट, केवल 80,000 की। मैं दुखारी औरत कहाँ ओरिजिनल सव्यसाची पहन सकती हूँ। बबलू इमोशनल होकर, हाँ माँ, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए बड़े समझौते किए हैं, मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा। ये बोलकर बबलू वहाँ से चला जाता है। वहीं पास के गांव में रश्मि रहा करती थी। रश्मि एक बहुत ही व्यवहार कुशल लड़की थी। ये देख माँ, मैंने ये चादर सिली है और इसमें कढ़ाई की है। ये मैं अपनी होने वाली सास के कमरे में बिछाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर। माँ, मेरी शादी जिस भी घर में होगी ना, मैं उस घर को स्वर्ग बना दूंगी। तभी रश्मि का भाई वहां आ जाता है। हाँ, और वहां रहने वालों को स्वर्गवासी। अरे चुप रह, सारा दिन काम काम काम। तुझे फिक्र भी है, तेरी बहन बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई लड़का भी देख। अरे वही तो बताने आया हूँ माँ। भाई बबलू की बात माँ से करता है और फिर रश्मि की शादी बबलू से हो जाती है। रश्मि शादी के बाद, माँ जी, मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ, सारा दिन आप थक जाती होंगी ना। ये बोलकर वो सास के पैर में तेल लगाती है। रश्मि सास का कमरा सजाती, उनके कपड़े ठीक करती और हमेशा हर जगह उनके साथ जाती। लेकिन सास तो सास है। एक दिन रश्मि की माँ उसके ससुराल आती है। अरे रश्मि बेटा, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं तो मिलने आ गई। अरे माँ, आप बताया नहीं कि आप आने वाली हो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती। तभी वहाँ रश्मि की सास आ जाती है। अरे बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता रश्मि बहू। वो तो बहुत पुरानी बात है माँ जी। माँ तो इतनी दूर से आई हैं, कुछ खाएंगी नहीं तो कैसे होगा। अरे नहीं नहीं रश्मि, कोई बात नहीं, बस तुझसे मिलने और तुझे देखने का मन था सो चली आई। अच्छा, अब चलती हूँ। रश्मि को सास की बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन, अरे बबलू, तेरी सास आई थी कल, बेटी के घर आई और वो भी खाली हाथ। मैंने तो खड़े पैर ही वापस करवा दिया। ठीक किया माँ, आप जो कहेंगी करेंगी वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। रात में रश्मि बबलू के कमरे में आने का इंतजार करती है। आज तो मैं इनसे पूछ कर ही रहूंगी, ये क्या तरीका होता है। मेरी माँ इतनी दूर से आई और बिना कुछ खाए पिए चली गई। बबलू की माँ बबलू को कमरे के बाहर ही रोक लेती है। अरे बबलू बेटा, जरा पैर तो दबा दे। माँ, मैं थक गया हूँ, रात काफ़ी है, कल दोपहर में रश्मि दबा देगी।
हाँ हाँ, तेरे लिए तो रात हो गई। जब तू छोटा था पूरी रात जगाता था, तब मैं सारी सारी रात तुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। हाँ माँ, ये तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। और फिर वो माँ के पास जाता है और उसके पैर दबाने लगता है। पैर दबाते दबाते उसे नींद आ जाती है और वो वहीं माँ के पास सो जाता है। सुबह वो अपने कमरे में जाता है तो रश्मि उससे कहती है, कल आप कमरे में नहीं आए, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ, करते रहो बात, लेकिन याद है ना आज मेरा ऑफिस भी है। देखिए, कल मेरी माँ आई और हाँ हाँ रश्मि, छोटी सी बात का बवाल मत मचाओ। तुम्हारी माँ खाली हाथ ही आ गई, ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। रश्मि समझ जाती है कि बबलू को उसकी माँ ने अच्छे से कान भरे हैं। वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन ठान लेती है कि वो सासू माँ को सुधार कर ही रहेगी। तो फिर में सास कहती है, अरे खाना खाने का वक्त हो गया है रश्मि, कहाँ हो तुम? माँ जी, हमारे घर में रिवाज है कि जिस दिन ससुराल से बहू की माँ बिना खाए जाए, उसके अगले पूरे 1 हफ्ते ना खाना बनाता है ना कोई खाता है। ये बोलकर रश्मि वहाँ से चली जाती है। सास किसी तरह खाना बनाकर खाती है। अगले दिन, अरे रश्मि, मेरे पैर में दर्द है, जरा तेल तो लगा दे। अरे माँ जी, मेरे खुद के हाथ में दर्द है, मैं कैसे तेल लगा सकती हूँ, खुद ही परेशान हूँ। ये बोलकर वो फिर वहाँ से चली जाती है। सास परेशान होकर अपनी बेटी को बुलाती है कि वो रश्मि से बात करे। अगले दिन ननद कहती है, अरे भाभी, माँ की चाय का वक्त हो गया है, क्यों कोई उन्हें चाय नहीं देगा क्या? अरे आप ही दे दीजिए ना ननद जी, मैंने तो रोका नहीं कि किचन में ना जाए। ननद जाकर सारी बात बबलू को बताती है। अरे रश्मि, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गई कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं भूली मैं, लेकिन जहाँ मैं बेटी बनकर रह रही हूँ, हर किसी का ख्याल रख रही हूँ, वहीं मैं अपनी माँ की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ माँ, भाभी तो सही कह रही है, इज्जत लेने के लिए सबकी इज्जत भी करनी जरूरी है। अगर मेरे ससुराल से मैं तुम्हें ऐसे भगा देती तो। अब समझ गई, माफ कर दो मुझे। रश्मि ने बहुत अच्छे से घर को चलाया, अपना समझ कर रही, और इतना ही नहीं, बबलू से ज्यादा ख्याल भी रखा। लेकिन मेरा भी फर्ज था कि मैं उसकी भावनाओं को समझती। मुझे माफ कर दे बहू। पोपटलाल पूरे दिल्ली शहर में बड़ी बड़ी डींगे मारने के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही वो अव्वल दर्जे का पेटू भी था। उसकी इस आदत के चलते कोई भी आदमी उसे अपने घर भोज पर नहीं बुलाता था। फिर एक दिन पोपटलाल अपनी बहन के घर जाता है, जो दूसरे शहर में रहती थी। अरे पोपटलाल, बड़े दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई। माय डियर बहना, तू तो जानती है मैं अपने कारोबार में कितना व्यस्त रहता हूँ। हाँ, तेरी बात भी सही है। अब आया है तो कुछ दिन ठहर के जाना। अरे दीदी, ये भी कोई कहने की बात है? श्यामा देवी पोपटलाल को रहने के लिए एक कमरा दे देती है। अगली सुबह पोपटलाल जोर जोर से गरारे करना शुरू कर देता है। नकुल की पत्नी नींद से जाग जाती है और घबराकर अपने पति नकुल को जगाती है। अरे उठिए, लगता है हमारे घर में कोई जानवर घुस आया है। कैसी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे कोई जानवर नहीं है भाग्यवान, पोपटलाल मामा जी हैं, अपना गला साफ कर रहे हैं। इतनी सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। मामा जी इसी तरह से जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। नकुल की पत्नी जैसे ही सोने लगती है, और जल्दी नाश्ता भी करते हैं। क्या मतलब? मुझे अभी उठ के उनके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा? हाँ। अरे मर गई रे, अब मेरा क्या होगा? फिर थोड़ी देर के बाद नकुल की पत्नी मामा जी के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट जाती है। अरे भाई वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, जो भी बना रही हो फटाफट ले आओ, जोरों की भूख लगी है। हाँ मामा जी, अभी लाती हूँ। देखते ही देखते पोपटलाल सारा नाश्ता चट कर जाता है। बहू,
कल से पराठे में देसी घी ज्यादा डालना। आज कुछ मजा नहीं आया। हे भगवान, इसका नाम तो पेटू लाल होना चाहिए था। पूरे 10 लोगों का नाश्ता अकेले हजम करने के बाद भी इन्हें मजा नहीं आया। इस तरह रोज पोपटलाल सुबह सुबह घर के सभी लोगों को नींद से बेवक्त जगा देता था और हमेशा खाने की उल्टी सीधी फरमाइश करते रहता था। देखते ही देखते गुप्ता परिवार की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। अरे भाई, खाने का असली मजा तो इस घर में है। अरे माँ, ये पोपटलाल मामा यहाँ और कितने दिन रुकेंगे? ये अकेले इतना खाना खा जाते हैं कि आज राशन वाला मुझसे पूछ रहा था कि अरे भाई, क्या आप लोगों ने घर में हाथी पाल लिया है? अरे बेटा, अब घर के मेहमान को कोई सीधे मुंह कैसे निकाल सकता है? माँ जी, अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम सबको मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? जरा सब्र करो, मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन एक डॉक्टर साहब उस घर में आते हैं। अरे नकुल बेटा, ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया है? अरे मामा जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत तो खराब होगी ही। तुम लोग उल्टा सीधा खाना जो खाते रहते हो। देखो नकुल, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूं, इसलिए आज से मैं जो कहूंगा तुम सबको वही खाना रोज खाना पड़ेगा। आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, पता भी है तुम्हें? आज से तुम सब सिर्फ सलाद और करेले का जूस पियोगे, समझे? डॉक्टर अंकल, आप ठीक कहते हैं। पोपटलाल घबरा के, अरे क्या खाक ठीक है भांजे? ये डॉक्टर सीधे सीधे हमें घास फूस खाने के लिए कह रहा है। अरे मैं कहता हूँ भगा इस डॉक्टर के बच्चे को यहाँ से। अरे मामा जी, डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। इसी बहाने आपका इतना बड़ा पेट जो बाहर निकला हुआ है वो अंदर हो जाएगा। इस तरह गुप्ता परिवार रोज खाने में सिर्फ सलाद खाना शुरू कर देता है। बेचारे पोपटलाल का बुरा हाल हो जाता है। ये लीजिए मामा जी, ताजा ताजा करेले का जूस। अरे नहीं नहीं बहू, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मुझे तुम लोग माफ करो। ये भेड़ बकरी वाली जिंदगी तुम लोगों को मुबारक हो। मैं तो चला यहां से। पोपटलाल अगले दिन ही घर छोड़कर चला जाता है। क्यों बेटा नकुल, मेरी अदाकारी कैसी थी? मजा आ गया डॉक्टर। आपने तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी मात कर दिया। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेटा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया।